मित्रों नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। 7 रंग के इस कार्यक्रम में आज हम फिर बात करेंगे किताबों की, उन किताबों की जो हमारे को कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक प्रभावित करती हैं, हमें ज्ञान देती हैं, मनोरंजन देती हैं और बेहतर मनुष्य बनने की ओर अग्रसर करती हैं। तो आज हम जिन किताबों पर बात कर रहे हैं उनमें पहली किताब है नेहा वैद की रे मना चल भोर हो जाए। ये बहुत अलग किस्म का गीत संग्रह है। उसके अलावा एक किताब है यात्रा संस्मरण की, राम जी से राम राम, डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु की। एक किताब है, उपन्यास है ये और बहुत ही अनूठा किस्म का उपन्यास है ये, डॉक्टर अशोक मैत्रेय का 61 दिन 59 खत। उसी तरीके से एक और किताब हमारे पास आई है जो मतलब ये काफ़ी दुर्लभ किस्म की किताब है, क्योंकि नाटक बहुत कम लिखे जा रहे हैं और बढ़िया नाटक बहुत कम लिखे जा रहे हैं। वरिष्ठ नाटककार निर्देशक आभूषण जी की किताब है तू ही तू, नाटक का एक किताब है ये। और उसके बाद 5वीं किताब है व्यंग संग्रह अंधे पीसे। तो मित्रों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे नेहा वैद की गीत संग्रह की। नेहा वैद देश की उन कवयित्रियों में से एक हैं जिन्होंने छंद मुक्तो या छंदबद्ध दोनों ही कविताओं के माध्यम से अपने पाठकों को, अपने जो श्रोता हैं उनको प्रभावित किया है। और इस संग्रह की जो मुझे बहुत बड़ी खासियत लगती है कि ये संग्रह बहुत सामान्य जन की भाषा में अपनी बात कहता है, बहुत शब्दों के पीछे नहीं भागता और कोशिश करता है कि संवेदना की आँच पे शब्द पकें और इस तरीके से पके कि उनकी खुशबू जो है वो पाठक की आत्मा तक पहुँचे। ये लगातार कोशिश रहती है नेहा वैद की। और देखिए कि मैं आपको उनके गीतों के कुछ टुकड़े सुना रहा हूँ कि हमने तो घर बुलाया आपको, आप तो मकान देखने लगे। और इसी तरीके से उनका एक गीत के कुछ अंश हैं कि आजकल मैं हाथ अपने देखती हूँ मुस्कुराकर, दिखती पहले न थी जो आजकल उभरी हुई हैं, झुर्रियों के बीच हाथों की नसें धुरी हुई हैं, मैं उठाऊं हाथ को ये नसें छुप सी हैं जाती, और करते हाथ नीचे झुर्रियाँ संग है लुभाती, मन हुआ जाता है बालक उंगलियां इनसे छुआ कर, आजकल मैं हाथ अपने देखती हूँ मुस्कुरा कर। आह, क्या संवेदना की किन आयामों को ये रचना छूटी है। बहुत खूबसूरत रचना है। उसी तरीके के उनका एक गीत है जहाँ पर वो पीछे छूट गए गाँवों को दोबारा याद करने की कोशिश करती हैं कि महानगर के उजियारे में भटक रहा है मन, क्यों आया मैं छोड़ गाँव का अपना वृंदावन। या फिर अज्ञाता अंबर है रेतीली धरती है, सिर पर नए बूंद कोई नेह की बरसती है, पीने को मरुस्थल जी रही विषाद के अतल। तो ये जो संवेदना को लगातार छूने की कोशिश है, ये जो मनुष्यता को लगातार बचाने की कोशिश है, ये जो आदमियत को लगातार अपने साथ लेके चलने की कोशिश है, ये कोशिश बहुत सार्थक कोशिश है। और मैं देखता हूँ कि नेहा वैद की अधिकांश रचनाएं, अधिकांश उनके जो गीत हैं वो आपको छूते हैं और बहुत कहीं अंदर तक छूते हैं। मुझको लगता है कि इनके जो गीत हैं वो इनकी अंदर की बेचैनी का अनुवाद बनकर हमारे सामने आते हैं। और ये जो अनुवाद है अगर हर किस्म के पाठक तक पहुँचे, चाहे वो सजग पाठक हो, रसिक पाठक हो या सामान्य पाठक, ये गीत दोनों ही पाठकों के लिए उपयोगी हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी किताबें, ऐसे गीत की ऐसी किताबें और भी आएँ तो बेहतर है। मैं नेहा वैद को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अलावा एक और किताब है हमारे पास। हम देख रहे हैं कि हमारे कहानी आ रही हैं, कविताओं की किताबें बहुत आ रही हैं, उपन्यास भी आ रहे हैं, लेकिन यात्रा संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, ये किताबें हमारे यहाँ बहुत कम
लगातार होती जा रही हैं। और यात्रा संस्मरण तो मतलब 200 किताबों में शायद एक भी किताब शायद नहीं होती होगी। तो जब मैंने ये यात्रा संस्मरण पढ़ा डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु का, राम जी से राम राम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कारण कि ये सिर्फ यात्रा संस्मरण नहीं है, देखा जाए तो ये जो किताब है ये श्री गंगानगर से एक पत्रकार व्यंग्यकार डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु परिवार के साथ श्री गंगानगर से चलते हैं, दिल्ली होते हुए गुरुद्वारों में के दर्शन करते हुए ये राम जी की नगरी अयोध्या पहुंचते हैं। और इनका जो यात्रा संस्मरण है वो बहुत ही आत्मीय किस्म का यात्रा संस्मरण है। जब इसको हम पढ़ते हैं तो पाठक लगातार उन जगहों से, उन भावनाओं से, उन संवेदनाओं से लगातार जुड़ता जाता है। और ऐसा बहुत कम किताबों में हो पाता है। और जब ये सरयू के तीर पर जाते हैं या हनुमानगढ़ी में जाते हैं या रामलीला के दर्शन करते हैं तो उस समय इनकी जो भाषा है वो इस तरीके की भाषा है और जो शिल्प है उनका इस तरीके का है, आपको लगेगा कि जैसे आपके सामने सब कुछ घटित हो रहा है, कैट स्कैन हो रहा है सारी चीज़ें, और आप खुद भी दर्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राम जी से राम राम कृष्ण कुमार आशु की जो किताब है इसको पाठकों के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि ये किताब ना सिर्फ एक मंदिर के धार्मिक स्थल के दर्शन आपको कराती है, बल्कि ये किताब जो है वो बहुत ही आत्मीयता से, बहुत ही रागात्मकता से, बहुत ही अंदर तक छूने वाले कोशिशों से आपको एक यात्रा संस्मरण से गुजारती है। मैं समझता हूँ कि इस किताब पर चर्चा भी हो और इस किताब पर बात भी हो। इसी तरीके की एक बेहद महत्वपूर्ण किताब है हमारे पास और बहुत अनूठी किताब है 61 दिन 59 खत। ये उपन्यास है और ये उपन्यास विभू और आरती नाम के एक युवक और युवती का है, जिनके बीच में कोई संबोधन देने वाला रिश्ता नहीं है। उनके बीच में एक रिश्ता है कि जो वह आत्मीयता की परतों से जो बुना जाता है, आत्मीयता की सलाइयों से बुना जाता है रिश्ता। और ये बात कि लड़के और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, लड़के लड़की में प्रेम के अलावा अगर कोई और संबंध नहीं हो सकता जो अगर परिवार के अलावा या रिश्तों के अलावा है, तो ये उपन्यास इस धारणा को तोड़ता है। ये उपन्यास की इसकी बहुत बड़ी जो मुझे खासियत लगती है कि रिश्तों में बाजारवाद और मूल्य की जो टकराहट है उसको भी रेखांकित करता है। और जीवन और साहित्य के रिश्ते, जीवन और चालाकियों से बचते हुए अपने लिए रास्ता निकालने की तरकीबें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये मैं देखता हूँ कि ये जो उपन्यास है ये एहसासों की धूप के में तपकर जवान हुआ उपन्यास है। बहुत अलग उपन्यास। डॉक्टर अशोक मैत्रेय ने ये उपन्यास बहुत ही अलग ढंग से लिखा है, बहुत ही अनूठे ढंग से लिखा है। और मैं समझता हूँ कि हिंदी में ऐसे उपन्यास बहुत कम हैं। सुरंजन का एक उपन्यास हुआ करता था, तुम्हारी चिट्ठियाँ, एक ऐसा उपन्यास था। और मेरे ख्याल है दूसरा उपन्यास ये उपन्यास है। और इस उपन्यास को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि ये उपन्यास अनूठा तो है ही है। ये उपन्यास रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित तो करता ही है, साथ ही ये उपन्यास आत्मीयता के, एक मनुष्यता के उन बिंदुओं पर ले जाकर आपको छोड़ता है जहाँ पर आप बहुत अंदर तक आप उससे प्रभावित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 61 दिन 59 खत जैसे उपन्यास हिंदी में और भी आए तो ये हिंदी की जो समृद्धि है इसको और बढ़ाएंगे। ऐसी ही एक किताब है, जैसे मैंने आपको नाटक के बारे में कहा कि आभूषण जी हमारे समय के जो वरिष्ठतम नाटककार हैं, वरिष्ठतम नाटक निर्देशक हैं, उनमें से एक हैं। अपने दर्जनों फिल्मों में काम किया है, बधाई हो, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, बहुत सारे नाटकों में किया है, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में किया है।
और ये जो आपने नाटक लिखा है, लंबा नाटक है, और ये नाटक जो है फैंटेसी के माध्यम से जो हमारी पुरातन जो संस्कृति है, जो हमारी आध्यात्मिक जो विचारधारा है, उसको नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश करता है। इस नाटक में कोशिश रही है आभूषण जी की कि वो फैंटेसी के माध्यम से कबीर, रैदास, मीराबाई और उस समय के जो संत परंपरा के जो कवि हैं उनको नाटक के एक पात्र के रूप में लाके वो दर्शकों से मिलाते हैं और उनके माध्यम से बहुत सारे सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बेहद महत्वपूर्ण नाटक है, इसको पढ़ा जाना ज़रूरी है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनको अच्छे नाटकों में को पढ़ने में रुचि है, जो चाहते हैं कि जो शिकायत भी करते हैं कि इन दिनों बहुत अच्छे नाटक कम लिखे जा रहे हैं। तो मित्रों, ये नाटक तू ही तू, आभूषण जी का ये नाटक सभी तरह के पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मित्रों, अंत में व्यंग्य की बात, व्यंग्य का आदमी हो, व्यंगकार हो, व्यंग्य का आलोचक हो, तो व्यंग्य की बात मैं करूँगा ही। आज जो मेरे सामने किताब है वो बहुत अलग किस्म की किताब है। आजकल बहुत व्यंग्य संग्रह आ रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यंग्य संग्रह बहुत कम आ रहे हैं जिनमें आप अपने सरोकारों को लेकर बहुत गंभीर हो, आप जनोन्मुखी तेवरों के साथ अपने पाठकों के बीच जाएं और कोशिश आपकी रहे कि आप सपाट ना हो जाए। आपका जो लेखन कर्म है, आपका जो व्यंग्य कर्म है, वो पाठक को शुरू में तो हो सकता है थोड़ा बहुत गुदगुदाए, लेकिन जब अंत तक ये पहुँचे, समापन बिंदु तक पहुँचे, तब रचना अपनी प्रकृति में सब चीज़ों को, हास्य को, शैली, चमत्कारों को, सबको पीछे छोड़कर जब रचना अपनी अंत तक पहुंचती है तो पाठक को खींच से, आक्रोश से, गुस्से से भर देती है, करुणा से भर देती है। ये इस व्यंग्य संग्रह की बहुत बड़ी विशेषता है। हरिशंकर राठी का ये व्यंग्य संग्रह है, अंधे पीसे। आप समझ सकते हैं कि इसमें यहीं पर व्यंजना है। तो इसमें बहुत सारे विषयों पर व्यंग्य हैं, राजनीति पर व्यंग्य हैं, साहित्य पर व्यंग्य हैं, श्राद्ध परंपरा पर व्यंग्य हैं, विकास की जो खोखलापन है, विकास के जो नारे हैं उन पर व्यंग्य है। बहुत सारे विषयों पर इनमें व्यंग्य है। विशेष रूप से साहित्य पर तो उन्होंने कोशिश की है कि जितनी भी विसंगतियाँ हैं साहित्यिक जगत की, पत्रकारिता जगत की, आर्थिक जगत की, उन सब पर वो चोट करें। तो मैं देख रहा हूँ कि, और सबसे बड़ी बात है कि हरिशंकर राठी का ये जो संग्रह है, ये इन दिनों आने वाले बहुत सारे संग्रहों से अलग भी है, क्योंकि तीखापन और जिसे कहते हैं अंदर तक कचोट देने वाला व्यंग्य कम आ रहा है। हरिशंकर राठी इस मामले में बहुत सफल है कि उनका व्यंग्य आपको अंदर तक बिलबिला के रख देता है। जब आप इस संग्रह के व्यंग्यों को पढ़ते हैं, रचनाओं को पढ़ते हैं, तो आप बहुत खुश रह के नहीं बैठ सकते। आपके मन में कहीं ना कुछ गदगदा रहा होता है, कुछ कसमसा रहा होता है। आप एक इसे कहते हैं ना कि बढ़िया जो व्यंग्य होता है उसकी कोशिश रहती है कि वो एक तो सुधारवादी प्रक्रिया को भाषण दे के ना चलाए, और दूसरी बात ये है कि वो एक माहौल बनाने का काम करे विसंगति के खिलाफ। तो मैं देखता हूँ कि हरिशंकर राठी के जो व्यंग्य हैं, ये गंभीर रचना धर्म के उदाहरण हैं।